वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेके आया हूं मैं आईईडी का चैप्टर नंबर 1 ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे कि हमारी कंट्री किस कंडीशंस में थी और कंट्री धीरे धीरे करके कौन सी कंडीशन में पहुंच गई। मतलब ये एक तरीके का ब्रिज है जहां पे हम लोग बात करने वाले कुछ ड्रॉबैक्स के और कुछ यहाँ पे एडवांटेजेस की। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे चलिए भाई, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। टॉपिक का नाम हो गया भाई यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चैप्टर नंबर 1 है, पार्ट 3 है हमारा। क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए हम लोगों ने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। और पार्ट्स में डिवाइड करने से ये होता है कि आपको पढ़ना और याद करना जो है आसान हो जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को हम लोग मगअप कर पाते हैं दोस्तों। यहाँ पे चलिए हम लोग समझते हैं। तो स्टेट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करेंगे, स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करेंगे कि क्या स्थिति थी। स्टेट का मतलब कंडीशन, स्टेज का मतलब होता है किस स्टेज पे पहुंच चुकी थी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज है, यहाँ पे हाई बर्थ रेट थी और डेथ रेट जो थी स्टेगनेंट इकोनॉमी की थी। मतलब कि यहाँ पे बर्थ रेट जो थी वो हाई थी और डेथ रेट भी जो थी वो हाई थी। क्यों हो ये? तो कारण ये होता है कि लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज ना होने के कारण ये सारी कहानी जो है उलझ गई थी इनके। यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं सेकंड स्टेज पे। हम लोग जैसे ही आते हैं तो हाई बर्थ रेट तो हुई और वहां पे लो डेथ रेट हो जाती है। तो इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हम लोग इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बर्थ रेट हाई होना अच्छी बात है और लो डेथ रेट होना मतलब कि हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो बहुत बेहतर से बेहतर हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी के साथ। थर्ड स्टेज पे जब हम लोग आते हैं तो ये लो बर्थ रेट हो जाता है और लो डेथ रेट हो जाता है। इसको हम लोग डेवलपिंग या डेवलप्ड इकोनॉमी से क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है। पहले डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में हाई बर्थ रेट रहता है और डेथ रेट भी हाई रहता है। धीरे धीरे करके बर्थ रेट तो हाई हो जाता है मगर डेथ रेट जो है वो लो हो जाती है। यहाँ पे मेडिकल का हम लोग या तो हम लोग बोल सकते हैं मेडिकल फैसिलिटी होने के कारण ये एडवांटेजेस निकल के आते हैं। थर्ड स्टेज जो है लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट। तो ये तीन क्राइटेरिया यहां पे दोस्तों बनता है स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे लिटरेसी रेट की। लिटरेसी रेट का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जो लगभग 7 साल कंप्लीट कर चुका हो, उसको लिखना पढ़ना और बोलना किसी एक लैंग्वेज में आता है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे लिटरेसी रेट। ये बात हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखनी है। ओके, चलिए समझते हैं लिटरेसी रेट क्या होता है। तो उस समय जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में, हमारे यहाँ लिटरेसी रेट जो थी काफी कम थी दोस्तों। लिटरेसी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन हु इज 7 और अबव। तो यहाँ पे स्कूल में या तो हमारे बोर्ड में जब ये क्वेश्चन आएगा तो हमें ये स्टेटमेंट लिखनी है कि लिटरेसी रेट वो रेट है जहां पे नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, जो कि लगभग 7 या 7 साल से ज्यादा है। Who has the ability to read? क्या क्या याद रखना है दोस्तों यहाँ पे? उसको एक एबिलिटी आनी चाहिए रीड करने की, दूसरी लिखने की और उसको समझने की। ये जो एबिलिटी है ये तीनों होना चाहिए। एंड वन लैंग्वेज, यहाँ पे भी जो भी एक व्यक्ति है जहां पे भी रह रहा है उस जगह पे वहां पे उसकी जो लैंग्वेज है वो उसको आनी चाहिए। तो ये 4 चीजें आनी चाहिए। पहला उसको पढ़ना आना चाहिए, दूसरा उसे लिखना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए और वो लैंग्वेज आनी चाहिए एक। यहाँ पे ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड द ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ द इकोनॉमी वाज लेस देन 16%। अब यहां पे देखा जाए तो ओवरऑल लिटरेसी रेट जो है वो लेस देन कितना था यहाँ पे 16%। मतलब ओवरऑल इंडिया में ही लिटरेसी रेट जो था सिर्फ और सिर्फ 16% बचा था। मोर ओवर द फीमेल लिटरेसी रेट वाज अबाउट 7%। और अगर फीमेल के लिटरेसी रेट की बात करें तो वो सिर्फ 7% था। तो एग्जाम में ये डेटा पूछा जाता है कि अंग्रेजों के समय मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारे यहाँ लिटरेसी रेट क्या था, तो वो था 16%। और फीमेल की लिटरेसी का रेट की बात करें हम लोग तो वो सिर्फ और सिर्फ कितना था, 7% दोस्तों। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं, वो सारे बच्चे जो लगभग 1 साल से कम है जिनका बर्थ हुआ बट किसी कारण से वो सरवाइव नहीं कर पाए, वो कोई भी कारण हो सकता है, और वो पर 1000 में जितनी भी उनकी डेथ होती है उसको कहा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फॉर एग्जांपल 1000 बच्चों का जन्म होता है जिसमें से मान लेते हैं कि 300 की डेथ हो जाती है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना हुआ भैया, 300। तो यहां पे ये बात हम लोग को याद रखनी है। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी कब भाई, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में। होता क्या है पहले ये समझते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग, मतलब इनकी डेथ हो जाती किसी कारण से बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल के पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, इसीलिए इनको यहां पे इन्फेंट कहा जाता है दोस्तों।
पर 1000 लाइव बर्थ एनुअली, मतलब कि जो भी है वो पर थाउजेंड्स में यहां पे देखा जाएगा। द IMR ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड वाज अबाउट 218। जब यहां पे ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड चल रहा था, मतलब कि जब हम लोग यहां पे कॉलोनी की तरह काम करते, उस समय 1000 में से लगभग कितना था भैया, 218 जो है वो इन्फेंट की डेथ हो जाती थी यहां पे। ये जो डेटा दिया गया है ये बिफोर 1921 का है। क्यों? क्योंकि 1921 को हम लोग कंसीडर करते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहां पे डेथ के रीजंस क्या थे। तो डेथ का एक ही बेसिक रीजन था कि सिर्फ और सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज का ना होना। आगे बात करते हैं हम लोग यहां पे कि पुअर हेल्थ फैसिलिटीज कैसी थी, क्या खराबियां थी, तो उसकी हम बात करेंगे। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वर ईदर अनअवेलेबल, या तो थी ही नहीं, और व्हेन अवेलेबल वर हायर इनएडिकेट, अगर थी भी तो वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए थी, इंडियंस के लिए यहां पे किसी भी तरीके की हेल्थ फैसिलिटीज नहीं दी गई। ड्यू टू विच वाटर एंड एयरबॉर्न डिसीजेस वर वाइड स्प्रेड, इसके कारण वाटर और एयरबॉर्न डिसीजेस कंटिन्यूअसली वहां पे स्प्रेड होती गई। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्ली सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं थी, इसीलिए वो हाइजीनिक भी सिस्टम नहीं बन पाया। एंड टूक अ ह्यूज टोल ऑन लाइफ, इसके कारण बहुत सारे लोगों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भैया पुअर हेल्थ फैसिलिटी के कारण कहीं ना कहीं जो है बैकवर्ड फुट पे आ जाती है। अगर मान लेते हैं हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, तो कंटिन्यूअसली जो है वो कंपनी की ग्रोथ होने लगती है या किसी कंट्री की ग्रोथ होने लगती है। तो कंपनी भी जो रहती है उनको भी ये अपने काम को याद रखना चाहिए कि एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज में ज्यादा से ज्यादा खर्चा करे, जिससे एम्प्लॉय का बेनिफिट लॉन्ग ड्यूरेशन में हो सके, उनकी फैमिली का केयर कर सके। इसी तरीके से कंट्री में भी यही सिस्टम लगाना पड़ेगा हमें कि हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी दोनों को पैरेलली क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से क्या करना पड़ेगा, बेस बना के रखना पड़ेगा, ताकि कंट्री को डेवलपिंग से डेवलप जल्दी बनाया जा सके। बात करते हैं हम लोग यहां पे हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी की। पॉवर्टी का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जब वो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को भी फुलफिल नहीं कर पाता है, दैट कंडीशन इज नोन एज पॉवर्टी। अब यहां पे पॉवर्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने यहां पे एक पॉवर्टी लाइन बनाई। पॉवर्टी लाइन बनाने का काम किया गया और यहां पे पॉवर्टी लाइन के हिसाब से दो कैटेगरीज बनाई गई, एपीएल एंड बीपीएल। बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन और एपीएल का मतलब होता है अबव पॉवर्टी लाइन। वो सारे लोग जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं वो सारे के सारे बीपीएल में आते हैं, बट जो कर पा रहे हैं उसको हम लोग ले लेते हैं एपीएल में। और इस सब के बारे में बताया सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने। सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने यह कहा कि अगर एक व्यक्ति जो लगभग 816 रुपए महीने में कमा रहा है, बट वो कहां कमा रहा है, रूरल एरिया में कमा रहा है, तो वो गरीब नहीं है। इसी तरीके से अर्बन एरिया में जो बंदा 1000 रुपए कमा रहा है वो गरीब नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी की अगर मैं बात करूं तो 2400 कैलोरी रूरल एरियाज में अगर मिल रही है तो वो गरीब नहीं है, मतलब बीपीएल में नहीं आता। और अगर मान लेते हैं अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी मिल रही है तो वो भी गरीब नहीं है। तो इस तरीके से पूरे सिस्टम बने हुए हैं और हमें समझना है कि पॉवर्टी क्या होता है। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इंडिया फेस द कंडीशन ऑफ एक्सटेंसिव पॉवर्टी, और यहां पे एक प्रॉब्लम आई कि यहां पे एक्सटेंसिव पॉवर्टी आ गई, मतलब बहुत ही ज्यादा गरीबी आ गई, बेसिक नेसेसिटी जो है फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। पर कैपिटा कंजप्शन वाज वेरी लो, पर कैपिटा कंजप्शन जो था वो बहुत ही कम होता चला गया। द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कॉमन पीपल ऑफ इंडिया वाज वेरी लो। ओवरऑल जो है यहां पे जितना भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था लोगों का धीरे धीरे करके कम होने लग गया। क्यों? क्योंकि यहां तो नेशनल इनकम भी अच्छी नहीं है, पर कैपिटा इनकम भी नहीं है, और ब्रिटिशर्स कंटिन्यूअसली प्रेशर बना रहे हैं कि हम लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके दीजिए, एग्रीकल्चर में रेवेन्यू दीजिए, बट ऐसा पॉसिबल यहां पे नहीं हो पा रहा। तो ये हमारे यहां जो पॉवर्टी कंडीशन थी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, ये बहुत ही ज्यादा पुअर थी। आगे बात करते हैं हम लोग कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कोई व्यक्ति क्या काम करता है और उससे उसकी क्या अर्निंग होती है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन। तो ऑक्यूपेशन का मतलब क्या हो गया, जो भी काम कर रहे हैं उसका काम क्या है अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड द सेक्टर्स। हमें पता है अलग अलग तरीके की इंडस्ट्री होती है, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, तो अलग अलग सेक्टर्स में क्या काम कर रहे हैं वो सब कुछ किस में आता है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में आता है। चलिए हम लोग समझते हैं। हमारे यहाँ प्रीडोमिनेंस ऑफ द एग्रीकल्चर था, मतलब पहले से ही हमारी जो इकोनॉमी थी एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। पहली बात यह कि फर्स्ट सेंचुरी में देखा जाए तो इंडिया जो था बहुत ही रिच कंट्रियों में गिना जाता था और इंडिया मैक्सिमम चीजों को एक्सपोर्ट करता था, जिसमें हम लोग कॉटन ले सकते हैं, सिल्क ले सकते हैं, जूट ले सकते हैं और बहुत सारे प्रेशियस मेटल्स भी ले सकते हैं, बट ये बाकी कंट्रीज नहीं करती थी और इंडिया को सच में कहा जाता था सोने के चिड़िया। बट आज ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सोना तो नहीं बचा, बस चिड़िया ही चिड़िया बची हुई है। ओके, चलिए समझने की कोशिश करें। एज कॉलोनियल गवर्नमेंट एम्स एट मेकिंग इंडिया एज एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंडिया क्या बन गया, एक एक्सपोर्टर बन गया यहाँ पे रॉ मटेरियल का। As a result, about 72.7% of working population was engaged in agriculture. इंडिया एक
क्या बन गया, एक एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गया। और यहां पे देखा गया कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें से भी 72% जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड काम कर रही है। मतलब ये जो इकोनॉमी है वो एग्रेरियन इकोनॉमी हो गई। एज द इनकम जनरेशन रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज वेरी लो। भाई इनपुट जो पूरे लग रहे हैं 100%, बट जब आउटपुट की बात कर रहे हैं तो वो 5%, 10% या 20% हो रहा है। ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। दिस प्रीडोमिनेंस रिफ्लेक्ट्स बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी। इसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे करके जो हमारी इकोनॉमी है वो बैकवर्डनेस की तरफ पहुंच जाती है दोस्तों। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे नुकसान हुए यहां पे। आगे बात करते हैं कि बैलेंस ग्रोथ होनी चाहिए, तो ये अनबैलेंस ग्रोथ हुई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि यहां से पूरा का पूरा पैसा जो है यहां से ड्रेन हो जाए और कहां चले जाए, पूरा ब्रिटेन चले जाए, ये वो चाहते थे यहां पे। इसीलिए हमारे यहां जो ग्रोथ थी वो ग्रोथ ना होकर अनबैलेंस ग्रोथ हुई। ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज सेड टू बी बैलेंस व्हेन ऑल द थ्री सेक्टर्स। अब ये थ्री सेक्टर्स कौन से हैं दोस्तों? प्राइमरी सेक्टर, द सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम लोग रॉ मटेरियल सेक्टर भी कह सकते हैं, दूसरा जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कह सकते हैं, और तीसरा जो है हमारे पास वो है टर्शियरी सेक्टर जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं। बट यहां पे देखा जाए कि ग्रोथ तभी होगी जब तीनों सेक्टर में जो भी इकोनॉमी का सिस्टम है वो इक्वल चलता रहे, डेवलप्ड। बट इन केस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओनली प्राइमरी सेक्टर। क्यों? क्योंकि हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी थी तो हम लोग मैक्सिमम काम कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे। प्राइमरी सेक्टर इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर मेन सोर्स बन गया एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि वो चीजें हमें आती थी और हम लोग उस चीजों में सेल्फ डिपेंडेंट थे। Whereas secondary and the tertiary sector were in their infant stage of the growth. But जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ थे तो यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर और यहाँ पे जो टर्शियरी सेक्टर था वो यहाँ पे इन्फेंट स्टेज पे था दोस्तों। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। इट रेफर्स टू द बेसिस फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब हम लोग आ गए हैं भैया, ऑक्यूपेशन तो हो गया हमारा, अब हम लोग आएंगे अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए जो बेसिक बैकबोन चाहिए या बेसिक रूट चाहिए उस पर हम लोग आ रहे हैं, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है भैया? फिजिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हम लोग एंड फैसिलिटीज लाइक बिल्डिंग, रोड, पावर सप्लाई एक्सेट्रा, इन सब को हम लोग कंसीडर करते हैं। नीडेड फॉर द ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी। किसके लिए जरूरी है? तो इकोनॉमी को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वाज वेरी पुअर। और हमारे यहां पे जो देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज थी ही नहीं, बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम थी। यहां पे बात करें हम लोग यहाँ पे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब कम हुआ और पुअर हुआ तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने या कॉलोनियल पीरियड में उनको जो सही करना चाहिए वो नहीं किया और हमारे यहां से ड्रेन करते गए, मतलब इंडिया को पुअर टू द पुअरेस्ट कंट्री बना दिया यहाँ पे। एल्दो सम एफर्ट्स वर टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इकोनॉमी। अपने फायदे के लिए इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे धीरे करके डेवलप करना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले इन्हें फोकस किया रेलवेज पे, पोर्ट्स पे, पोस्ट एंड टेलीग्राम एंड रोड्स पे। इन सबको इसीलिए किया गया ताकि यहां पे इनका मार्केट चलता रहे, प्रोडक्ट आते रहे, प्रोडक्ट जाते रहे, ठीक है ना। इसीलिए इनने ये सारी चीजों को डेवलप किया। इसमें इंडियंस का कोई लेना देना नहीं था और इंडियंस का इसमें कहीं से कहीं तक के कोई भी फायदा नहीं था, सो दैट इट कैन बी सर्व इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स टू देम। और यहां पे एक ही मेन एम कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा यहां से कमा सके। हम लोग आगे बढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रेलवे की। तो इंडिया में रेलवे स्टार्ट हुई लगभग 1850 में, 1850 में। ऑपरेशन मतलब काम करना शुरू करा इसने 1853 से। चलिए समझते। वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया इन 1850। 1850 में इंट्रोडक्शन हो जाता है रेलवे का, ये एग्जाम में याद रखिएगा। इट हेल्प टू रिमूव जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर इन द इकोनॉमी। इसके कारण क्या हुआ, जोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर जो है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कल्चरल बैरियर जो था वो खत्म हुआ और लोगों को एक दूसरे से जोड़ा गया। बट एल्दो द बेनिफिट ऑफ रेलवे वाज मोस्टली रेस्ट्रिक्टेड टू द ब्रिटिशर। मगर ये सब बोला तो जा रहा है, मगर इसका फायदा किसका? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स का फायदा। इसमें 1% भी इंडियन का फायदा यहाँ पे नहीं है। ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, बट इट ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग द इंडियन इकोनॉमी पोस्ट कॉलोनियल पीरियड। लग रहा हमें कोई फायदा हुआ रेलवेज के आने से, बट रेलवेज के आने से इंडिया का कुछ भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कहा गया था कि इंडिया वालों के लिए ये रेलवेज नहीं है, सिर्फ हमारे आर्मी वाले ब्रिटिशर्स के लिए और सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए या तो गुड्स एंड कैरियर्स के लिए, यहां से सामान वहां तक के ले जाने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे या रॉ मटेरियल को ले जाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड की।
द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल वॉज वेरी लिमिटेड। अब हमारे पास ये है कि भैया रोड दो तरीके से होते हैं, एक तो कच्चा रोड और पक्का रोड। तो यहाँ पे बनाए गए थे पक्का रोड, मगर पक्का रोड और सिर्फ किसके लिए बनाए गए थे? ब्रिटिशर्स की गाड़ियां आने जाने के लिए, आर्मी की मोबिलाइजिंग के लिए और रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ फंड, किसके कारण हुआ भैया? स्कैरसिटी ऑफ फंड के कारण हुआ। द रोड्स दैट वर बिल्ट primarily serve the interest of mobilizing the army and shifting of raw material। तो दो मेन एम हो गए यहाँ पे रोड्स के। पहला तो हो गया मोबिलाइजिंग द आर्मी, और यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल शिफ्ट करना है पोर्ट से लेके इंडस्ट्रीज तक के ले जाना है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया गया, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू ब्रिटेन वाया पोस्ट। ठीक है ना, या तो हम लोग यहाँ करें कि भाई एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजने का काम करें, उसके लिए रोडवेज जो है वो बहुत हेल्पफुल हो गए, क्योंकि रेलवेज हर जगह तक के पहुंचाई यहाँ पे नहीं जा सकती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बात करते हैं हम लोग एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट की। द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक वेरियस मेजर्स फॉर डेवलपिंग द पोर्ट्स एंड एयर ट्रांसपोर्ट। बहुत कोशिश की और बहुत अच्छे से इन्हें डेवलप भी करा, यहाँ पे एयरपोर्ट्स भी, और यहाँ पे हम लोग बात करें कि वाटर जो पोर्ट्स बनते हैं उसको भी। बट द डेवलपमेंट वाज फार फ्रॉम द सेटिस्फैक्टरी मेजर ऑफ द डेवलपमेंट। बट उसके कारण बहुत ज्यादा किसी का फायदा नहीं हुआ, और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट ना होने ब्रिटिशर्स के लिए सही इन्वेस्टमेंट नहीं रहा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप, एक दूसरे से आप कैसे जुड़ सकते हैं। तो कैसे जुड़ सकते हैं भाई? तो या तो हम लोग डायरेक्टली फिजिकली कांटेक्ट में रहे, एक दूसरे के सामने रहे, बात कर सकते, ग्रुप में बात कर सकते, या तो हमारे पास कोई ना कोई गैजेट होना चाहिए जिसको हम लोग बेस बना के कम्युनिकेट आगे कर सके। तो यहाँ पे जब ब्रिटेन से ये कमांड करना चाह रहे हैं इंडिया को, तो इनको कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैजेट चाहिए, या तो कोई मीडियम चाहिए जिससे ये इंडिया में क्या कर सके दोस्तों, यहाँ पे कम्युनिकेट कर सके। तो उन्होंने क्या किया? ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर मोस्ट पॉपुलर मींस ऑफ कम्युनिकेशन। तो उस समय ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में ब्रिटिशर्स के दो मेन हथियार थे, पहला तो था पोस्ट और दूसरा था यहाँ पे टेलीग्राफ। आगे बात करते हैं हम लोग। द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वाज इंट्रोड्यूस्ड एज हाई कॉस्ट, और जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था उसका बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट था यहाँ पे दोस्तों, टू सर्व द पर्पस ऑफ द मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। एक तो महंगा था, मगर वो यहाँ पे इसीलिए जरूरी था क्योंकि इंडिया में लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट था। पूरा इंडिया और कुछ ब्रिटिशर्स कैसे फॉलो कर पाएंगे, तो इसके लिए लगाया गया यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम वाया इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। आगे बात करते हैं हम लोग। डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पस, द पोस्टल सर्विस रिमेन्ड ऑल थ्रू इनएडिक्वेट। बट यहाँ पे पोस्टल सर्विस बहुत ज्यादा नहीं थी, बट पोस्टल सर्विस ये थी कि सारे के सारे लोगों को कम्युनिकेट कर देती थी। समय लगता था क्योंकि उस समय पूरा सिस्टम स्लो था, बहुत ज्यादा मशीनरी नहीं थी, सारे काम मैनुअल होते थे, इसलिए यहाँ पे समय भी थोड़ा सा ज्यादा लगता था दोस्तों। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हम बात करते हैं। सिमिलरली द कॉलोनियल रूट हैज सम लीड्स टू सम पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी व्हिच आर एज फॉलोज। अब उनके आने से इंडिया का कुछ फायदा हुआ, पहले हम लोग उसकी चर्चा कर लें, उसके फायदे की बात कर लें। तो सबसे पहले जो हमारा फायदा हो गया था, यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे हो चुका था। द फर्स्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट कंट्रीब्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑफ द रेलवेज इन इंडिया। 1850 में ये रेलवेज आती है। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवे सो दैट दे कैन ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पोर्ट से लेके इंडस्ट्रीज तक के ले जाने के लिए सबसे हेल्पफुल थी यहाँ पे रेलवेज। बट इन पोस्ट कॉलोनियल पीरियड रेलवेज टर्न्ड आउट टू बी द की फैक्टर फॉर द इकोनॉमी। बट धीरे धीरे करके सबसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हो गया था रेलवे, और ब्रिटिशर्स को उसको बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सारा रॉ मटेरियल तो लगभग इंडिया में ही अवेलेबल था। दूसरा एडवांटेज ये कि यहाँ पे ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ने लग गया, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो जाता है। यहाँ पे इंडिया में फोकस किया जाता है कि फूड क्रॉप ना लगा के आप कोशिश करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैश क्रॉप लगाना। कैश क्रॉप वो क्रॉप होते हैं जो लगा तो जाते हैं बट उनको सेल पर्पस के लिए लगाया जाता है या परचेजिंग सेलिंग के पर्पस से लगाया जाता है। और यहाँ पे कॉटन, जूट, सिल्क और इंडिगो की बात करें, ये काफी अच्छे होते थे। तो इसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स किया गया कि आपको ये लगाना है और कंपलसरी लगाना है। इसी में एक सिस्टम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं 3 काठिया सिस्टम। गांधी जी ने इसके लिए एक रिवॉल्ट भी किया था जिसका नाम था इंडिगो रिवॉल्ट या चंपारण विद्रोह। ठीक है ना भाई। आगे बात करते हैं इसमें। अंडर प्री कॉलोनियल पीरियड फार्मर्स ग्रो क्रॉप जस्ट टू सस्टेन देमसेल्फ। मगर पहले क्या करते थे, वो सिर्फ फूड क्रॉप लगाते थे अपनी लाइफ को जैसे तैसे चलाने के लिए, एंड अदर पीपल ऑफ द विलेज। बट फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर कॉलोनियल रूल ब्रिंग्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर इन द मार्केट। आप धीरे धीरे करके उनको फोकस किया गया, उन पर प्रेशर बनाया गया कि आपको ये काम तो कर रही है, कैश क्रॉप तो लगाना जरूरी है,
रेवेन्यू देना जरूरी है। और अच्छा खासा पैसा मिलने के कारण धीरे धीरे करके यहां से वो कैश क्रॉप की तरफ बढ़ने लग गए और फूड क्रॉप को यहां पे उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से पूरे सिस्टम बने हुए यहां पे। आगे हम लोग बात करते हैं मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की, किस तरीके से पैसे का एक्सचेंज हुआ है यहां पे। तो हमारे यहां बार्टर सिस्टम चला था उस समय पे, जिसको हम लोग C2C या G2G कमोडिटी भी बोलते हैं, मतलब गुड फॉर गुड्स या कमोडिटी फॉर कमोडिटी। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वाज नो लॉन्गर इफेक्टिव इन द इकोनॉमी। बहुत ज्यादा फिर बार्टर सिस्टम नहीं रहा, धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स के आने के कारण ये धीरे धीरे करके वैनिश होता चला गया। ब्रिटिशर्स ब्रिंग अ न्यू सिस्टम ऑफ एक्सचेंज पॉपुलरली नोन एज मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो अब यहां पे जो ब्रिटिशर्स लेके आए उसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी सिस्टम। बट रुपया का इंट्रोडक्शन सबसे पहले शेर शाह सूरी, जो सुर डायनेस्टी था, उसने यहां पे इंडिया में करा था। और मॉनेटरी सिस्टम लेके आए कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स इंडिया में, जिसके कारण एक्सचेंज पॉसिबल यहां पे हो पाया। आगे हम लोग बात करते हैं कि अब ये कंट्री तो बना ली इनने पूरी, संभालेंगे कैसे, तो उसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। चीजों को संभालना प्रॉपर्ली कहलाता है एडमिनिस्ट्रेशन। द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहां पे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है इनने बहुत ज्यादा फोकस किया एडमिनिस्ट्रेशन पे। क्यों? क्योंकि इंडियंस को कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट था, इसीलिए यहां एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इफेक्टिव चाहिए था, विच सर्व टू बी अ रेडीमेड फॉर द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल प्लानर। बट हमारे लिए एडवांटेज रहा, जैसे ब्रिटिशर्स 1947-50 अगस्त को जाते हैं, हमें बने बनाए प्लान मिल जाते हैं और उस पर हम लोग को सिर्फ इंप्लीमेंटेशन करना पड़ता है दोस्तों। चलिए, तो यहां तक कि हमें पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो समझ में आ गया। इसी के साथ हमारा पार्ट 3 खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।